प्रोग्रेस मम्मी वॉशरूम जाएंगे छोटी हटो जल्दी हटो और फिर क्या कटौती सुने ना खा सकते ऐसा खाना है कि Thank you guys. Bye bye. मच्छर काट रहा पैर में हमें पास है नहीं और मेरे पास अथी नहीं है माँ अरे मशीन आया है मशीन नहीं कोई सूती का पहनने के लिए नीचे
Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. बस बेटा वही स्क्रीन वाली प्रॉब्लम आजकल रोज आ जाती है। पोस्ट बनाते नहीं है, खाली स्क्रीन को। सर क्लेम वो होस्ट वाली की मंगा लीजिए, उससे हो जाता है। देते नहीं ना, वहीं से आता है, एडमिन लोग भेजते हैं।
हेलो। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक। हाँ तो अल्टीमेटली ये एनेबल हो गया। अब बेटा थोड़ा सा एसएचएम बचा है, तुम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भेजी हैं वो बता देते हैं। तो ये प्रॉब्लम भेजी है फ्यूचर डॉक्टर रूही रैंकर बैज ने, दो प्रॉब्लम भेजी हैं। बढ़िया प्रॉब्लम है, हालांकि मैंने बताई थी। नीट में आई हुई है शायद, अनसॉल्व की ही है। A particle moving in a circle of radius r with uniform speed take a time t to complete one revolution. रुको मैं पहले प्रॉब्लम ही ले आऊं।
ये प्रॉब्लम थी। A particle moving in a circle of radius r with uniform speed take a time t to complete one revolution. If the particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is given by। ये बेटा पहली बात तो एसएचएम का नहीं है, फिर भी आप एसएचएम का नहीं है gravitation का। फिर भी कर लो। ये असल में दो कॉन्सेप्ट को मिला दिया गया है। सर्किल ऑफ रेडियस आर है तो स्पीड v कितनी है, तो t बराबर होता है 2πr/v। तो v इज इक्वल टू हो गया 2πr/t। If particle is projected with same speed, अब ये थीटा से फेंका गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा बट स्पीड इज v दिस, तो मैक्सिमम हाइट अटेंडेड इक्वल टू 4r। तो ये ऐसे गया है, ऐसे, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, दिस इज नॉट द रेंज, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये रेडियस r है, तो h होता है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g and that is equal to 4r। And now put the value of this v, तो 4 pi square r square अपॉन t स्क्वायर, ये तो v की वैल्यू रख दी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू 4r। अब देखो ये 4 से 4 कट जाएगा और एक r कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 तो कट चुका है ये, और एक ये r भी कट चुका है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर 2g अपॉन r। तो साइन थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2gt स्क्वायर अपॉन सर आ गया अब। पाई स्क्वायर आ गया ना, फिर साइन थीटा इनवर्स लग जाएगा। हाँ सर आ गया। एक तुम्हारा और था, वो भी कर देते हैं। ये भी इसी बार का पेपर है, और ये बेटा मैंने ग्रेविटेशन में ही कराया था। सर कराया था मुझे, मगर मुझे कॉन्सेप्ट फिर नहीं, इसमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने भेजा था। हाँ, ये वीई है, ये एस्केप वेलोसिटी है। सब के की वैल्यू थी तो वी इज द एस्केप वेलोसिटी, और प्रोजेक्शन वेलोसिटी है v नॉट बराबर के वीई, और ये है इसका आंसर डी वाला।
और k की वैल्यू लेस देन 1 है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी है -g mm/r और काइनेटिक एनर्जी है 12 m(k²ve²) और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो सपोज हाइट इज h, ये आ गया। अब देखो, अब हम ve² रख देते हैं, वो क्या होता है g mm/r प्लस 12 m 2g mm/r, ये आ गया बराबर -g mm/r प्लस h। तो g mm कट जाएगा और ये 2 से 2 सर कट जाएगा, है ना। एकदम एक्स्ट्रा लिखें क्या? हाफ k² और यहाँ पे v2gm/r होता है √2gm/r, और साथ में एक टर्म ये k² और होगा, ये k² हो गया। तो ये आ जाएगा -1/r, m तो कट ही गया है, प्लस k²/r इज इक्वल टू 1/r प्लस h। तो यहाँ से r कॉमन ले लिए, k² - 1 बराबर 1/r प्लस h। तो r इज इक्वल टू r प्लस h k² -r प्लस h। एक बार इसको k² से मल्टीप्लाई किया और एक बार -1 से किया, तो r इज इक्वल टू, दोनों माइनस में, r² प्लस k² h -r माइनस h। कुछ मुझसे गड़बड़ हो गया क्या? सर वहाँ RHS में माइनस नहीं लगा है। माइनस था, यह माइनस था, ठीक है। जब यहाँ माइनस था तो ये वाला टर्म, ये टर्म माइनस में हो जाएगा बस। नाउ इट इज इजी, देखो ये कट गया है तुम्हारा, r -r से ये -r कट गया, और h को इधर ले आओ, h माइनस h² बराबर r²। तो h इज इक्वल टू r² / 1 - k²। ठीक है बेटा, और किसी ने कुछ पूछा था हमसे, भेजा था किसी और ने प्रॉब्लम? अभी अभी एक क्वेश्चन अर्शिया ने भेजा है,
चलो इसको भी देखते हैं। ये भेजा है। The motion of a particle involving simple harmonic motion is described by xt is equal to a cos omega t plus phi. If the initial t बराबर 0 position of the particle is 1 centimeter, so at t is equal to 0, x is equal to 1 centimeter, and initial velocity, तो t बराबर 0 पे ही initial velocity is omega centimeter per second. What are the amplitude? Amplitude पता लगाना है और initial phase angle निकालना है. The angular frequency of the particle is pi per second. यानी ओमेगा is equal to pi per second दिया गया है. If instead of the cosine function we choose the sine function to describe the simple harmonic motion, x is equal to b sin omega t plus alpha, what are the amplitude and initial phase of the particle with the above initial condition? तो धीरे धीरे इसको सेटिस्फाई करा लेंगे. अगर x बराबर एक cos ओमेगा t है प्लस फाई, तो पुट t इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू a cos फाई. और वेलोसिटी अगर निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 पे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन 1 है, तो एट x इज इक्वल टू 1 और एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज ओमेगा. तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1. तो v भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, तो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2. तो एम्पलीट्यूड पता चल गया और मेरे पास आ गया 1 बराबर अंडर रूट 2 कॉस ओमेगा टी. ओमेगा की पहलू पाई दी है तो यहाँ पाई हम रख देंगे, पाई टी. अब रहा सवाल फाई का, तो कॉस फाई की वैल्यू है 1 बाई रूट 2, बिकॉज ए की वैल्यू रूट 2 आ चुकी है. अब कॉस फाई बाई 1 बाई रूट 2 माइनस 2 बार होता प्लस 2 बार होता है. एक होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एक होता है लास्ट कोऑर्डिनेट में. तो अगर हम फाई की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी? वेलोसिटी होगी टाइम के टर्म में ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई,
और मुद्दा खाली साइन क्या है, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये v है, और t बराबर 0 पे भी माइनस ए की जगह √2 ओमेगा की जगह पाई साइन, तो 0 हो गया साइन फाइव। अब वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, तो फाइव की वैल्यू साइन फाइव निगेटिव होना चाहिए। तो साइन फाइव निगेटिव तभी होगा जब कॉस फाइव, देखो दो तरीके से तरह पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है और एक लास्ट कोऑर्डिनेट में होता है। तो यहाँ फाइव की वैल्यू -π/4 रखी जाएगी, क्योंकि तब ये साइन नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस ही रहेगा। तो फाइव की वैल्यू हम -π/2 रखेंगे, और -π/2 को तुम अगर एंटी क्लॉकवाइज में रखने चाहो तो ये 2π - π/4 यानी 7π/4 आ जाएगा। अब कहते हैं कि अगर हम इसके फंक्शन को साइन मान ले तब क्या करेंगे, तो कुछ भी मान सकते हैं, बस फाइव की वैल्यू बदलेगी, b साइन ओमेगा t प्लस 5 मान लो, तो t बराबर 0 पे वही x बराबर 1 है, और इस बार v बराबर हो जाएगा b ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5। तो t बराबर 0 पे x 1 है, तो 1 इज इक्वल टू b साइन 5, और ये पाई है तो पाई बराबर b ओमेगा कॉस 5। अब तुम्हें ऐसा कोऑर्डिनेट चूज करना है जिसमें दोनों पॉजिटिव हो, साइन भी पॉजिटिव हो कॉस पॉजिटिव हो। तो उस केस में आप फाई की वैल्यू, एम्पलीट्यूड वही रहेगा, एम्पलीट्यूड यहां से आप कर सकते हो 1 बराबर, यहां से भी ओमेगा की जगह पाई रख दो तो 1 बराबर कॉस 5 भी आ जाएगा, दोनों को स्क्वायर कर जोड़ दें तो b बराबर √2 आ जाएगा, और 5 की वैल्यू 45 रखेंगे क्योंकि उसी में ये दोनों पॉजिटिव होगा। तो साइन लिखने पे √2 साइन πt प्लस π/4 लिखेंगे, दैट इज द वे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है किसी ऐसी किताब का है जो जेई वगैरह का भी है, तो SC वर्मा का है। हाँ HC वर्मा का है, इसीलिए फाइव में इतना फंसाया है। नीट के क्वेश्चन में फाइव की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। जब इनिशियल पोजीशन दी जाती है तो हमेशा ये चूज किया जाता है, जैसे हम कह दें कि एक पार्टिकल SHM कर रहा है जिसका ओमेगा पाई है, और ये t बराबर 0 पर x बराबर a/√2 से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर चलना शुरू करता है। ऐसे आप इक्वेशन मान लीजिए a x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस पाई ओमेगा t प्लस पाई, और दैट इज द a साइन t की जगह 0 रखा, 0 प्लस पाई बराबर, और इनिशियल x है a/√2, तो साइन 5 बराबर 1/√2 हो गई। तो साइन 5/1/√2 दो बार होता है पॉजिटिव, एक बार 45 डिग्री पर भी होता है और 135 पर होता है। तो यहाँ कौन सा चूज करें, यहाँ 45 चूज करें क्योंकि वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर तुम 135 चूज कर लोगी तो कॉस निगेटिव हो जाएगा।
इसकी वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। यह थोड़ा सा लर्न कर लो, अगर साइन के टर्म में लिखा गया है तो अगर पार्टिकल यहाँ मीन पोजीशन से चलना शुरू करता है पॉजिटिव एक्सट्रीम की ओर, यानी ऐसे, तो एंगल फाई होगा, और जैसे जैसे ये ऊपर चलता जाएगा तो यहां से यहां तक के लिए यहाँ का फेज एंगल 90 होगा एक्सट्रीम से। तो यहां से यहां तक मीन पोजीशन की ओर चले तो यहाँ का एंगल 0, यहाँ का π/2, और अगर इसी के बीच में कहीं चले लेकिन उसकी वेलोसिटी अगर निगेटिव हो, मतलब यहां से इधर न चल के इधर से चले, तो फिर हमें वो चूज करनी है जो फेज एंगल π/2 से पाई तक के बीच में हो। और यहां से यहां तक अगर ऐसे निगेटिव की तरफ चले तो पाई से 3π/2 के बीच में फेज होती है जहां से चलना शुरू करे, और अगर यहां से इस तरफ से इधर चलना शुरू करे तो 3/2 से 2π के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होती है। तो अगर ये आइडिया है तो भी जल्दी हो सकता है। सर अब बैक कर दीजिए। सर इसके पीछे। हो गया सर। अब देखो, कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे स्प्रिंग के, इसके, और आज का टॉपिक थोड़ा सा एडवांस है और हमें ये कहने में हिचक नहीं है कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी करना तो है ही है। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 350 पे डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आज हम लोग करेंगे डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डैम्ड हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल, जैसे सिंपल पेंडुलम ले लो या स्प्रिंग ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, तो सपोज हम सिंपल पेंडुलम ही ले लेते हैं और इसको मैंने ऐसे वेलोसिटी दी, ये ऑसिलेट करने लगा, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ की 0 मानते हैं, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, होल काइनेटिक एनर्जी इज लास्ट, और फिर जब ये बैक जाएगा तो होल पोटेंशियल एनर्जी इज लास्ट, काइनेटिक हो जाएगी, फिर ये इधर जाएगा, यहाँ पे फिर यू मैक्सिमम हो जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर काइनेटिक मैक्सिमम। तो इसको लगातार हमारे पास ऑसिलेशन करना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल हो, ऑसिलेट करना शुरू करो तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी और वो 0 होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे पूरी पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल जाती है, काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाती है, फिर जब वो एक्सट्रीम से मीन में आता है तो पोटेंशियल काइनेटिक में बदलती है। तो पार्टिकल को लगातार ऑसिलेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ड्यू टू सम
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी लॉस्ट होती है। ऑसिलेशन सिस्टम लॉस इट्स एनर्जी ड्यू टू द presence of some dissipating forces. Like air drag, viscous force, friction, etc. और हमें मालूम है कि SHM की एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बराबर ये टोटल एनर्जी होती है। एंड व्हेन दिस एनर्जी इज लॉस्ट एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। तो ड्यू टू द लॉस इन एनर्जी amplitude decreases and तब इसको कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। Then it is known as damped oscillation. प्रफुल्ल टीवी पे पैसे रखे चाय ले जाते हैं। और इसी फिनोमिनन को हम लोग डैम्पिंग कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग इसी के एनालिसिस करेंगे और प्रैक्टिकल में जितनी ऑसिलेशंस हो सकते हैं वो डैम्ड ही होते हैं, क्योंकि पोटेंशियल आप पेंडुलम को ऑसिलेट कराओ तो कुछ ऑसिलेशंस तो बढ़िया ऑसिलेशन करता है, फिर इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जाता है और अल्टीमेटली ऑसिलेशन स्टॉप हो जाते हैं। तो डैम्पेज इज नथिंग बट continuous decrease in amplitude continuous decrease in amplitude due to energy loss. That is the damping. अब यहाँ पर देखो, अगर हम SHM का इक्वेशन लिखें तो हम लोग लिखते थे F is equal to माइनस टाइम्स सम। इस बार मैं फोर्स को kx लिख दे रहा हूं कि इट इज नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट, इट इज सम कांस्टेंट, जिसको मैंने पहले c से रिप्रेजेंट किया था। बट सिंस आई एम फॉलोइंग NCERT लाइन बाय लाइन, क्योंकि जितना इसमें लिखा है वही कर लो तो बहुत है, तो इसलिए मैं इसमें k यूज किया है तो मैं भी यूज कर लेता हूं kx। तो ये नॉर्मल ऑसिलेशन में बस हम ये लेके चले थे, SHM की इक्वेशन वगैरह निकाले थे, लेकिन यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स भी है तो ये BV लिख देते हैं।
B is known as damping constant. अब ये B छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कुछ केसेस में डैम्पिंग फोर्स B V स्क्वायर के बराबर होता है। तो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग डैम्पिंग होगी। हमारी एनसीईआरटी ने सिर्फ ये वाली डैम्पिंग प्रेफर करी है, जिसमें डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी। वेलोसिटी के अपोजिट लगता है और उसके प्रोपोर्शनल। अब आप इसको पहले की तरीके से ले आइए और F की जगह हम ma लिख देंगे और A की जगह d2x/dt स्क्वायर लिख देंगे और प्लस B और V की जगह dx/dt लिख देंगे और प्लस kx is equal to 0. This is also a second order differential equation. और बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट, तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को अपना रेक्टिफिकेशन थोड़ा चलाना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन याद करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन होता है xt इज इक्वल टू a e to the power b t upon 2m minus bt upon 2m और इंटू cos ओमेगा डैश t प्लस 5। नो डाउट आप cos की जगह साइन भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि एरिया SHM, अभी एक एग्जाम्पल भी एक बच्ची ने पूछा था, तो अगर हम साइन और cos में लिखते हैं, साइन के बदले में लिखेंगे तो खाली ये वाला टर्म बदलेगा, ओमेगा डैश टी पे कोई डिफरेंस नहीं है। और ये ओमेगा डैश जो है ये खतरनाक टर्म है, ये होता है √k/m माइनस b²/4m²। कमिटेड टू मेमोरी रिजल्ट है, एंड डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, बिकॉज ये कंप्लीट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको पार्शियल होमोजीनियस बना करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके तब इसको सॉल्व किया जाता है। ग्रेजुएशन की मैथ्स में इसका सॉल्यूशन है, तो हम लोग तो इंटर की ही पढ़ाई पढ़ते हैं, तो ये और अच्छी बात ये दोनों को रटना पड़ता है। जो मैथ साइड के स्टूडेंट होंगे उनको भी रटना पड़ेगा, उनको भी नहीं ये 12th में पढ़ाया जाता है। यस सर, ये नहीं आता है, वो तो ये एक सिंगल वाला लेके चलते हैं उसमें तो। हाँ, तो ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता होती है लोगों को। तो यहाँ से खास चीज क्या है कि ये जो एम्पलीट्यूड टर्म है ये टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो खास चीज ये है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस exponentially with time. Number 2, omega is slightly less. Slightly less. फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तुम्हें मालूम है कि पहले ओमेगा अगर ये टर्म नहीं था
तो ओमेगा बराबर √k/m था, और ये √k/m -b²/4m² है। तो ओमेगा लगभग कम हो जाता है। और अगर हम एनर्जी निकालें तो ½ m ओमेगा डैश स्क्वायर टोटल एनर्जी आपकी थी ½ k² आपको मालूम होगा कितनी थी, निकाल के बताया था ½ k², बट हियर एम्पलीट्यूड इज दिस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो -BT/m, स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1m कट जाएगा। तो एनर्जी आल्सो डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। अब यहाँ पे बता दें कि ये जो B²/B/√km ये काफी लेस देन 1 माना जाता है, और उसका रीजन ये है, क्यों देख लो कि ये है ओमेगा डैश बराबर k/m -b²/4m²। तो इसमें से हम ऐसा करते हैं कि k/m बाहर लेते हैं कॉमन, √k/m बाहर लेते हैं, तो √ में बचेगा 1 - b²/4m² और k/m। तो 1m से m ये कट जाएगा, तो ये बना √k/m और 1 - b²/4km की पावर 1/2, √k/m और 1 - b²/8km। तो अगर ये टर्म बहुत छोटा है तो फ्रीक्वेंसी लगभग वही रहेगी, और अगर ये ठीक ठाक है तब तो फ्रीक्वेंसी में सिग्निफिकेंट चेंज होगा। और अगर हम नॉर्मल जो SHM होता था वो ऐसे होता था, एम्पलीट्यूड इज सेम, बट अब एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा, और ये पीक पास आते चले जाएंगे धीरे धीरे। इस तरीके से ये एम्पलीट्यूड है। और अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल डिके कर दे। अब देखो, सबसे मुद्दे की बात समझ लो, जिस पे क्वेश्चन आता है या जिस पे क्वेश्चन आएगा, बाकी से तो किताब में तो एग्जाम्पल है, उनको जरूर कर लेना, ना आए तो पूछ लेना। ये डैम्पिंग 3 तरीके की होती है। एक होती है ओवर डैम्पिंग,
दूसरी होती है क्रिटिकल डैम्पिंग, और तीसरी होती है अंडर डैम्पिंग या स्मॉल डैम्पिंग। तो इसमें ये तब होता है जब डैम्पिंग फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, डैम्पिंग फोर्स इज लार्ज। तो उसमें जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, और अगर आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो वो बस यहाँ तक भी ना आ पाए, कहो बीच में उसकी वेलोसिटी दम तोड़ देती है, एक ऑसिलेशन भी पूरा नहीं होता है। सर ये आपने क्या लिखा है? डैम्पिंग फोर्स इज लार्ज। LARGE, लार्ज। तो डैम्पिंग फोर्स अगर बहुत बड़ा होता है ना, तो ये एक ऑसिलेशन भी पूरा नहीं कर पाता है, उसके पहले ही ये यहाँ पे आके रुक जाता है। और क्रिटिकल डैम्पिंग में 1 ऑसिलेशन हो जाता है। हम लोग जो पढ़ते हैं स्मॉल डैम्पिंग, मतलब एम्पलीट्यूड घटता जाता है बट पार्टिकल ऑसिलेट करता है। और डैम्पिंग फोर्स स्मॉल होता है तो फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा डैश नियरली ओमेगा के बराबर होता है। अब एक्सपोनेंशियल डीके का क्या मतलब होता है, ये समझ लो, जिस पे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो इनिशियल एम्पलीट्यूड A0 था, तो एक ऑसिलेशन के बाद ये कम हो जाएगा, तो मान लो A0/3 हो गया। तो नेक्स्ट ऑसिलेशन के बाद A0/9 हो जाएगा, A0/27 हो जाएगा। जब कोई टर्म एक्सपोनेंशियली डिक्रीज या इंक्रीज करता है, तो अगर ये टाइम सेम है, जैसे रेडियो एक्टिव डीके में होता है, केमिकल काइनेटिक्स में होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सपोनेंशियल रिलेशन। तो मान लो रेडियो एक्टिविटी है, इनिशियल N0 है, तो ग्राफ ऐसे आता है ना। तो अगर तुम सेम टाइम इंटरवल के बाद इनकी कंसंट्रेशन लो, जैसे इनिशियल 0 पे N0 थी, टाइम T के बाद, क्या सुनील का फोन था क्या? क्या कह रहा था? और ये N3 है, तो बेटा इनके रेशियो बराबर होते हैं, N0/N1, N1/N2 और N2/N3। तो इसमें जो क्वेश्चन आया था वो ये है कि डैम्पिंग में 100 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाता है, A से 1/A/3 हो जाता है। तो 200 ऑसिलेशन के बाद क्या होगा? तो 100 में A से A/3 हो गया है, तो 100 मोर में 200 का मतलब 100 और बीत गए, तो ये 1/3 हुआ था ना, तो A/3 से A/9 हो जाएगा। फिर और 100 ऑसिलेट हो गए, टोटल 300 हो गए, तो अगले 100 में ये फिर ये A/9 से A/27 हो जाएगा। बस यही एक क्वेश्चन आता है। और दूसरा ग्राफ आता है, अगर हम SHM का ग्राफ ऐसा बनाएं, तो ये अनडैम्ड ऑसिलेशन है, X और T। और अगर डैम्ड ऑसिलेशन होगा तो
एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके करेगा इसे, तो एम्पलीट्यूड विल डाई आउट, धीरे धीरे कम होता चले जाएगा इन दिस मैनर। तो मैं एग्जाम्पल 14.10 आपको समझ के करने को दे रहा हूं, और नाउ आई विल डील फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो उसमें नेट फोर्स था F बराबर -kx था, और सपोज डैम्पिंग भी हो रही है तो -bv भी होगा, और साथ में हम एक पीरियाडिक फोर्स लगा देंगे F0 cos ओमेगा dt। पीरियाडिक फोर्स आप जानते ही हैं, वो फोर्स भी कोई भी चीज बढ़े घटे और एक डेफिनेट इंटरवल के बाद वही वैल्यू आ जाए तो उसे पीरियोडिक कहते हैं, लाइक पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक फोर्स, पीरियोडिक एनर्जी, एनीथिंग। ओके, तो ये मैंने पीरियोडिक फोर्स लगा दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी FDT है। तो अब ये क्या बनेगा, वही देखो, ये m है, a की जगह d2x/dt स्क्वायर प्लस b dx/dt प्लस kx बराबर F0 cos ओमेगा dt। अब देखो, ये एक और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, और फिर हमें याद करना पड़ेगा। यहां पर दो फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। सॉल्यूशन तो ना तो आपको समझाने से फायदा है, ना आपको समझ में आएगा, और टाइम और वेस्ट हो जाएगा। xt बराबर a cos ओमेगा dt प्लस 5, यानी खास मुद्दे की बात यह है, नाउ पार्टिकल विल oscillate with frequency of periodic force। तो अगर पीरियाडिक फोर्स की प्रेजेंस में ऑसिलेट कराते हैं तो पार्टिकल अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ना ऑसिलेट करके फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, तभी इसे फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। क्या हुआ? हाँ, क्या कह रहे हैं? हम्म, कितनी है?
ये इसका लंबा चौड़ा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है। फाई की वैल्यू होती है tan फाई बराबर माइनस it is minus VO upon WD x नॉट, जहां VO और x हो t बराबर 0 पर वेलोसिटी। ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला इसमें विशेष है। मतलब जहां अगर डैम्पिंग होती थी तो एम्पलीट्यूड तो लगातार चेंज होता था। देखिए फॉर्मूला होगा ये, एक्सपोनेंशियल डिके करता था, ये लिखा हुआ है। ये एक्सपोनेंशियली, और ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती थी। लेकिन अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन है और डैम्पिंग भी है, तो एम्पलीट्यूड पे असर पड़ता है, एम्पलीट्यूड पे असर ये पड़ता है। और जो कुछ भी बनता है ये इसी पे बनता है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मैं दोबारा लिखता हूं, ये पिछले पे नेक्स्ट पेज पे, और सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर दो चीजें हैं, ये एम्पलीट्यूड काफी कम हो जाता है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। अगर मान लीजिए डैम्पिंग स्मॉल है, डैम्पिंग इज स्मॉल, डैम्पिंग हटा दें, b बराबर 0 मान लें, कि हो जाएगा F0 अपॉन ओनली m ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए कि ओमेगा बराबर ओमेगा 0 है, इसको रेजोनेंस कहते हैं। मतलब रेजोनेंस कब होगा, जब हमारी पीरियाडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, तो एम्पलीट्यूड विल बी इनफाइनाइट। इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। अर्लियर क्लासेस में यही पढ़ाया जाता है कि अगर पार्टिकल फोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर है, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है, m मास की है, k है, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर होती है √k/m। और इस पर अगर हम कोई पीरियाडिक फोर्स लगा दें, F बराबर F0 साइन √k/m इंटू टी, पीरियाडिक फोर्स का ओमेगा इस ओमेगा के बराबर है, तो ये वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगी। इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। और अगर मान लीजिए ये फोर्स स्मॉल नहीं है, तो अब एम्पलीट्यूड में ये डैम्पिंग स्मॉल नहीं है, तो F0 बराबर, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट लेते हैं,
ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी इंटू पी। तब पार्टिकल इससे ऑसिलेट करेगा। लेकिन ये क्लियर है कि फोर्स की प्रेजेंस में हमारे पास पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी हमारे पास उसकी फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो दिस वाज द चैप्टर, और इसमें बस एक ही एग्जाम्पल था और एक एग्जाम्पल, एक दो इसके एक्सरसाइज में होंगे, तो यू कैन डू दैट। बट जो हमने आपको बताया है वो कर लीजिएगा, बस वही आता है। बाकी इसकी डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक याद कर लीजिएगा। तो हमारे पास ये SHM फिनिश हो गया है। नाउ आई विल डू सम प्रॉब्लम्स, और फिर कल से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करेंगे। कि वेट करें 1-2 टर्न यही कराएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अगले टेस्ट के बाद से शुरू करें। नो सर, स्टार्ट कर तो सर दीजिए। स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर कल हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग भी करो जरा, अभी आधे घंटे हैं। तो एक सिंपल प्रॉब्लम की लेंथ L है, एक सिंपल प्रॉब्लम की लेंथ L है और ऑसिलेट कर रहा है एक नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर। देयर इज सम नॉन विस्कस लिक्विड। नॉन विस्कस का मतलब है डैम्पिंग नहीं होगी, और लिक्विड की डेंसिटी D है। लिक्विड डेंसिटी इज इक्वल टू D है, और इसके बॉब की मटेरियल की डेंसिटी ये ND है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? करिए जरा, 5 मिनट में करिए, 2 मिनट में करिए। 2π√NH और लोगों को भी मौका दे दो बेटा, 5 मिनट थोड़ा सा।
कर लिया होगा मेरे ख्याल से। एक्चुअली बेटा मैं थोड़ा वॉशरूम चला गया था। तो यहाँ पर मैंने बताया था टेंशन निकाल लो में, तो एफ टी, तो इसका वेट हो जाएगा नीचे, सपोज इसका वॉल्यूम V है, डेंसिटी ND इंटू जी, और अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा V इंटू डी इंटू जी। तो एफ टी इज इक्वल टू V डी जी n-1। तो इक्विलिब्रियम टेंशन अपॉन मास इज इक्वल टू V डी जी n-1 अपॉन V इंटू डी, यही मास होगा, ये कट जाएगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन n-1 जी। बेटा यही बोल रहे थे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। A simple pendulum is set up to swing in front of a second pendulum. स्क्रीन बैक करिएगा सर 1 मिनट। हाँ, हो गया सर, हो गया। थैंक यू सर। a simple pendulum is set up. There is some simple pendulum in front of a second pendulum. ये रेड कलर वाला सेकंड पेंडुलम है, ये ब्लू कलर वाला सॉरी, ये सेकंड पेंडुलम। आई होप आपको मालूम होगा सेकंड पेंडुलम। सर जो पीछे फार्मूला लिखा है ऊपर n से मल्टीप्लाई नहीं होगा L पे? कहाँ बेटा? सर ये ऊपर जो L के पास ऊपर L लिखा है उसमें n से मल्टीप्लाई भी तो होगा शायद। यहाँ क्यों होगा? सर वो फार्मूला मतलब हम निकालने हैं तो जी अरे सबसे निकाले जी। हाँ 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 हाँ, बॉडी की डेंसिटी ND थी, सॉरी वो गलत अलग अलग है ना सॉरी दोनों। सॉरी, हम वैसे बॉडी की डेंसिटी ND थी, तो यहाँ N होगा तो यहाँ पे भी N हो जाएगा। यस सर। सेकेंड पेंडुलम का मतलब होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। Of a clock is seem to gain to that to swing in phase at an interval of 20 seconds. So to swing in phase after 21 seconds. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि इन दोनों को एक साथ मैंने ऑसिलेट करा दिया और 21 सेकंड के बाद ये दोनों दोबारा फिर सेम फेज में आ गए। तो ये जो अननोन टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम कैलकुलेट करना है। तो आंसर है 2 सेकेंड, 1.83 सेकेंड, 2.17 सेकेंड,
और चौथा है none of the given। थर्ड हो गया। देख लीजिए। देखो यहाँ इसके, मैं बता दूं, इसके दोनों आंसर सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि आई डोंट नो कि ये जो दूसरा वाला सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ सेकंड पेंडुलम से बड़ी है कि छोटी है। तो पहला केस में मान लीजिए लेट L इज स्मॉलर देन सेकंड पेंडुलम की लेंथ। तो उस सिचुएशन में हमारे पास, हमने आपको बताया था, किसी को याद है कि कितने समय में ये सेम फेज में आ जाते हैं? n+1। वो तो ऑसिलेशन के टर्म आते, टाइम के टर्म में क्या बताया था? t बराबर 2 पाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। 2 पाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ओमेगा 2। तो 1/t इज इक्वल टू ये 1/t1 माइनस 1/t2 है ना? उलट दिया भाई। 1/t बराबर ओमेगा 1, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने क्या उलट दिया, चलो ठीक है। तो t बराबर 21 सेकेंड है, और ये जो सेकेंड पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड मान लीजिए t है, और सपोज ये छोटा है टाइम पीरियड, तभी इसका ओमेगा बड़ा होगा। तो 2 पाई और ओमेगा 1 हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, और ओमेगा 2 हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2। तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 21 इज इक्वल टू 2t अपॉन 2 माइनस टी। तो 42 इक्वल टू 23t। तो t बराबर 42 अपॉन 23, और 42 अपॉन 23 हो जाएगा 42 अपॉन 23, दिस इज 1.826 यानी 1.83 सेकेंड। सेकेंड मेरे पास सिचुएशन है कि सपोज इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ सेकेंड पेंडुलम से ज्यादा है, तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो फिर 21 बराबर 2 पाई अपॉन 2 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई टी। तो फिर इससे एक बार इसको माइनस कर दो, तो आ जाएगा 21 इज इक्वल टू
2t but this time t minus 2, तो आ जाएगा 21t minus 21 यानी 42 बराबर 2t, तो 19t इज इक्वल टू 42 आया, और इस बार t बराबर 2.1 सेकेंड 17 सेकेंड आ जाएगा। तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट डिपेंडिंग अपॉन कि जो सिंपल पेंडुलम तुमने चूज किया है उसकी लेंथ सेकंड पेंडुलम से ज्यादा थी कि कम थी। सर एक बार बैक कर दीजिए इसको। हाँ लीजिए लीजिए। फिगर देख के तो सेकंड पेंडुलम की लेंथ छोटी लग रही है, इसलिए हाँ थर्ड ऑप्शन। फिगर तो हमने ऐसे ही बना दी थी, एक्चुअली क्वेश्चंस में फिगर नहीं थी, समझाने के चक्कर में हमने बना दी। तो अगर आप बड़ा मानते हैं तो इसका टाइम पीरियड 2.17 सेकेंड आपका आना चाहिए। यस सर। हो गया सर। अब देखो डैम्पिंग कराई है तो एक डैम्पिंग का भी करा दें। ये d2y अपॉन dx dt स्क्वायर प्लस 2k dy बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर y बराबर 0 है। तो मुझे टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन निकालना है। अब ये क्वेश्चन से देख करके डर लगता है, लेकिन है ये बहुत ही सिंपल। क्लियर है कि इसमें पीरियोडिक फोर्स नहीं है, और ये dy बाई dt वाला टर्म है, इसका मतलब है ये डैम्ड ऑसिलेशन है। और डैम्ड ऑसिलेशन का जो मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था, ये था m d2y बाई या d2x बाई dt स्क्वायर प्लस b dx बाई dt प्लस kx बराबर 0, और मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बताई थी ओमेगा बराबर अंडर रूट k बाई m और माइनस b स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। तो यहां पर देखो ये m नहीं है, यहां पे ये m नहीं है, यहां पे m था। तो इसको अगर हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें, मतलब इसको m से डिवाइड कर दें, तो d2y अपॉन dt d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b बाई m dx बाई dt प्लस k बाई m x बराबर 0 है। तो अब ये दोनों मैच कर जाएंगे, x और y से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज ऑसिलेशन अलोंग y एक्सिस, ये x एक्सिस के अलोंग है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो d2y अपॉन dt स्क्वायर ये तो 1 हो गया, तो 2k इज इक्वल टू b बाई m।
एंड k by m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डैश बराबर अंडर रूट k by m, तो k by m इज ओमेगा स्क्वायर माइनस, अब ये b बाई m है तो b बाई m की जगह हम 2k रख देंगे, तो ये 1/4 और ये b बाई m का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस b बाई m की जगह जब 2k रखेंगे तो 4k स्क्वायर, ये k स्क्वायर आ जाएगा, 4 कट जाएगा। तो ये ओमेगा डैश है और टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा डैश, तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल बेटा, अब तुम लोग रिवाइज करो और कल से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट शुरू कर सर देंगे। ये इस तरह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? देखो तुम्हारी एनसीईआरटी ने पेज नंबर 350 से आर्टिकल नंबर 4.9 में डैम्ड ऑसिलेशन दिया है और फिर 4.10 में फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस दिया है और 350 से 354 तक ये चले हैं आर्टिकल। तो जब एनसीईआरटी से एक एक चीजें आ रही हैं तो ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन तो था नहीं, बस सर ये क्वेश्चन तो ठीक है, इसका जो फार्मूला जो लिखवाया है उसमें आ गया था तो दिक्कत हो जाएगी। बस फर्क इतना है कि आपको ये फार्मूला और ये फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, फिर तो वैल्यू रख के सीधे से हो गया है। तो इसमें देखो एक चीज बता दें तुम्हें कि जो इस साल का पेपर है उसके बारे में कोई प्री इमेज मत रखो कि पिछली बार कठिन आएगा तो आया था तो इस बार सिंपल आएगा, या फिर पिछली बार से और कठिन आएगा। तो अगर हम लोगों को सब कुछ चाहिए, रैंक भी बढ़िया चाहिए, वो भी चाहिए, तो कम से कम पूरी एनसीईआरटी के फॉर्मूले और उनके वैल्यू पुटअप करने वाले क्वेश्चंस हमें आने चाहिए। क्वेश्चन में आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करवाई, बस रिक्वायरमेंट ये था कि जो उन्होंने डैम्पिंग ऑसिलेशन का रिजल्ट लिखा है वो अगर आपको याद है तो इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये आ सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं करना चाहिए पहली बार पढ़ते समय इसलिए किया। इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर डैम्पिंग नहीं पूछते हैं, ये तुम्हारे भी शंका का समाधान हो जाए, बट फॉर द शेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने ये क्वेश्चंस कराए, जिससे आ जाए तो आप लोग हमें गाली ना दें कि ये तो कराया ही नहीं। फोर्स्ड ऑसिलेशन के फार्मूले देख के हेडेक शुरू हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कल 5 क्वेश्चन करवा के रटवा देंगे, हेडेक दूर हो जाएगा। दूध जलेबी खाने से हेडेक दूर हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला वाले कर लो, कठिन तो वो खुद ही नहीं पूछेगा क्योंकि उतनी मैथ्स आती ही नहीं है किसी को, वो ज्यादा से ज्यादा ये फॉर्मूले में वैल्यू रखवाएगा। हमने 2k और ओमेगा कर दिया है, वो हो सकता है 1 2 3 करके पूछ दे, बस इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो कल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट शुरू कर देंगे। हम लोगों का 11th पास कर लिया है, 12th में चलेंगे। मिश्रा सर आपको वेव करा ही रहे होंगे।
अब ये जरा ठीक है। कायदे से कर लेना इलेक्ट्रोस्टैट। तो मैं मीटिंग ऑफ करता हूँ।